स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम बीपीएससी का 67th बीपीएससी के लिए तैयारी करवाएंगे पीटी का, और साथ ही जो सीडीपीओ का जो पीटी होने वाला है उसका भी इसी टेस्ट सीरीज में कंटिन्यू, क्योंकि दोनों का लगभग सेम सिलेबस होता है पीटी का। तो इस वजह से मैं इसमें 1 से 150 क्वेश्चन तक पूरा क्वेश्चन प्लस आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन के साथ ये टेस्ट सीरीज में कंप्लीट करवाऊंगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था, एक टेस्ट सीरीज मैंने डाला था टेस्ट नंबर 1 बीपीएससी के लिए, उन सारे का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें कहा था कि अगर 200 लोग कमेंट करते हैं तो मैं फिर से टेस्ट सीरीज जो है वो कंटिन्यू कर दूंगा। तो पहला वाला जो टेस्ट था वो आस्था आईएएस का डाला था फुल टेस्ट, और उसके बाद आस्था आईएएस का मैंने पार्ट वाइज करके टेस्ट डाला था। वो सारे का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और यहाँ पे फिर मैं ज्ञान दर्पण पब्लिकेशन का मैं ये टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ 67 बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए। अभी मार्केट में कुछ वैसा लेटेस्ट बुक नहीं आया है बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के लिए, इस वजह से ये जो है ये सबसे जो फिलहाल 66 के लिए आया हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने नहीं चलाया था। और यहाँ से बहुत सारे इसके एग्जाम में आए थे प्रश्न, और आगामी जो प्रश्न है उसमें भी आने वाले हैं। केवल जो करंट अफेयर्स का है इसमें मैं करंट अफेयर्स छोड़ दूंगा, बाकी सारा इसका आंसर मैं दे दूंगा। करंट अफेयर्स के लिए मैं अलग से टेस्ट सीरीज शुरू करूंगा, ठीक है, उस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो उस वजह से आप लोग को अब ये तैयारी जो है कंटिन्यू रहेगा। और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया बीपीएससी को की तैयारी जो मैंने करवाया था 65वीं और 66वीं में, तो बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। और बहुत सारे लोग जो कमेंट कर रहे थे कि सर कंटिन्यू कीजिए टेस्ट सीरीज, आगे भी जो है आने वाला फॉर्म उसके लिए भी उपयोगी होगा। तो इस वजह से मैं इस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करता हूँ। और इसका जो पीडीएफ है, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम आप लोग जानते होंगे, कन्फ्यूज़न 9.2.11 सर्च कीजिएगा, मैनुअली आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और वैसे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को देख सकते हैं। तो इसका पीडीएफ जैसे वीडियो अपलोड होने के 5-6 घंटे के बाद ये पीडीएफ वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय ना करते हुए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक बार पूरा ये टेस्ट सीरीज देखिए 150 तक क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं, बहुत आए भी हैं पिछले भी एग्ज़ाम में, और आने वाले भी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आने की बहुत अधिक संभावना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम स्थल बिहार में स्थित है। तो यहाँ पे देखिए मेहरगढ़, ये तो पाकिस्तान बलूचिस्तान में है। और यहाँ पे भीमबेटका दिया हुआ है, भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ और बजौर का नाम दिया गया है, तो आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में और बजौर जो है राजस्थान में, कोल्डी हवा यूपी में। तो यहाँ पे बिहार में कोई भी स्थान नहीं है, तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। और जब ये टेस्ट सीरीज चलता है तो आप लोग कॉपी पेन लेकर ही बैठे। अगर देखिए मेहरगढ़ और कोल्डी हवा का एक यहाँ पे हम कंफ्यूजन आप लोग को दूर कर देते हैं, ठीक है। अगर पूछता है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य भारतीय उपमहाद्वीप पे किस स्थान पे मिले हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, अगर भारतीय उपमहाद्वीप में पूछेगा तो। लेकिन अगर पूछेगा कि कृषि के प्राचीनतम अवशेष भारत में कहाँ पे मिले हैं, तो ये हो जाएगा कोल्डी हवा। तो यहाँ पे आप लोग भारत में भी पूछता है तो आप लोग मेहरगढ़ मार देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम अवशेष पूछेगा तो मेहरगढ़, और भारत में पूछेगा तो कोल्डी हवा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग पर आक्रमण अशोक ने किस उद्देश्य से किया था। तो दूसरा का जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी, हाथियों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से जानकारी मिलती है, ये भी एक क्वेश्चन है। और इस समय 2 प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए गए थे उस समय, उत्तरी केंद्र जिसकी राजधानी तोसिली थी, और दक्षिणी केंद्र जिसकी राजधानी जौगढ़ थी। और कलिंग युद्ध जो हुआ था वो राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर उस समय आक्रमण किया था। नेक्स्ट नंबर आइए 3 नंबर क्वेश्चन में।
तीसरा बोल रहा है मौर्यकालीन प्रांत अवंती का राजधानी कहाँ था। तो तीसरा का इसका हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए मौर्यकालीन प्रांत अवंती का राजधानी उज्जैनी, आधुनिक उज्जैन है, वहां था। ठीक है। और राज्याभिषेक से पूर्व अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। तो यहाँ पे उज्जैनी कोई नहीं है, तो यहाँ पे उज्जैनी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर उज्जैनी हो जाएगा। और एक चीज और है कि इसमें उत्तरापथ प्रांत की राजधानी तक्षशिला थी और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। कलिंग की राजधानी तोसिल थी। प्राची मध्य प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अवंती पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई। तो चौथा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुंग काल में। मनुस्मृति की रचना शुंग काल में हुआ था और शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में मौर्य सेनापति पुण्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदरथ की हत्या करके की थी। और पुण्यमित्र शुंग कट्टर ब्राह्मणवादी था। उसने 2 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। मनुस्मृति के अनुसार जहां स्त्री की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 5वां नंबर में। 5वां बोला गुप्त संवत और शक संवत के बीच कितने वर्षों का अंतर है। तो 5वां का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 241 वर्ष। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी के आरंभ में चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था इसकी शुरुआत, जबकि शक संवत जो है वो 78 ईस्वी में कनिष्क ने आरंभ किया था। तो दोनों के बीच इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 241 वर्ष का अंतर आता है। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में। 6 बोल रहा है कृष्णदेव राय किस शासक के समकालीन थे। तो यहाँ पे 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाबर के समकालीन। कृष्णदेव राय जिनका कार्यकाल 1510 से 1529 ईस्वी था, ये बाबर के समकालीन थे और कृष्णदेव राय तुल्लु वंश के महानतम शासक थे। नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में। 7वां बोल रहा है कि अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। तो 7वां का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनसबदारी व्यवस्था के आधार पे ये आधारित थी। तो 7वां का, और इसी क्रम में 1575 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था पर अकबर ने उस समय शुरू किया था। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में। 8वां बोल रहा है कि ब्रिटेन के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो किस वर्ष भारत आए थे। तो 8वां का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 1615 ईस्वी में। ब्रिटेन के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में भारत आया और अजमेर में जहांगीर से पहली बार मिला, जबकि हॉकिंस जो थे वो 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था, जहां जहांगीर ने हॉकिंस को खान की उपाधि प्रदान की थी। और डच पर्यटक पेलसर्ट जहांगीर के समय भारत आया था। जहांगीर का मकबरा सहदस लाहौर में है। जहांगीर के काल में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 9 नंबर में। 9 नंबर बोल रहा है कि अब्बुल फजल के अनुसार संपूर्ण साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था। तो 9 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 प्रांतों में। अब्बुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में 12 सूबों प्रांतों का उल्लेख है, जबकि अकबर ने अपने शासनकाल के अंतिम वर्ष में दक्षिण भारत के बरार, खानदेश और अहमदनगर के विजय के पश्चात सूबों या प्रांतों की संख्या 15 हो गई थी और शाहजहां के समय सूबों की संख्या बढ़कर 18 हो गई थी। नेक्स्ट आइए 10वां नंबर में। 10वां बोल रहा है कि किस मुगल शासक ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10वां का ये हो जाएगा ऑप्शन, बाबर ने। बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था। नेक्स्ट है ये 11 नंबर में। 11 बोल रहा है कि 1666 ईस्वी में औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर रखा था। तो कहाँ रखा था। तो 11 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आगरा में। तो 1666 ईस्वी में शिवाजी जयसिंह के आश्वासन पर औरंगजेब से मिलने आगरा आए थे।
किंतु उचित सम्मान नहीं मिलने के कारण दरबार से उठकर चले गए और औरंगजेब ने उन्हें कैद कर जयपुर भवन आगरा में रखा, किंतु शिवाजी धोखा देकर आगरा कैद से भाग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 12 नंबर में। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी कंपनी सबसे पहले भारत आई और सबसे बाद में गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि देखिए भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए, ठीक है। 1498 ईस्वी में कालीकट में आए थे और सबसे अंत में 1961 ईस्वी में वापस गए। तो यहाँ पे पुर्तगाली कोई नहीं है, तो इसका सही आंसर पुर्तगाली होता। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में। 13 नंबर बोला बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम तथा बंगाल के मीर कासिम की संयुक्त सेना और दूसरी ओर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के साथ इसमें युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज लोग विजय हुए थे। नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। 14 बोल रहा है कि भूदान आंदोलन से कौन सा स्थान संबंधित है। तो 14 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोचमपल्ली। भूदान आंदोलन का आरंभ जो हुआ था वो 18 अप्रैल 1951 को आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से आचार्य विनोबा भावे द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में। 15 नंबर बोल रहा है 1920 ईस्वी में बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो 15 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी NM जोशी ने। 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बंबई में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना NM जोशी द्वारा की गई, जबकि प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए 16 नंबर में। 16 बोरा महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। तो 16 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। 1920 ईस्वी में जो आरंभ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ये पहला जन आंदोलन था। जबकि 1917 ईस्वी का आंदोलन चंपारण का नील की खेती करने वाले किसानों तक ही सीमित था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक आंदोलन का आरंभ 12 मार्च 1930 ईस्वी को किया गया और भारत छोड़ो आंदोलन का आरंभ 8 अगस्त 1942 को हुआ था। नेक्स्ट है ये 17 नंबर में। 17 नंबर बोल रहा है एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन के द्वारा दिया गया था। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन 1920 में। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में। 18 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने का विरोध किया था। तो 18 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई। क्योंकि देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने को रविन्द्रनाथ टैगोर ने अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी कहा था, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर रचनात्मक कार्य करने में विश्वास करते थे, इसलिए उन्होंने विदेशी वस्त्र जलाए जाने का विरोध किया था। तो यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 19 नंबर। 19 बोरा भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। तो किस लिए जानी जाती है। तो 19 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी द्वारा मार्च हेतु। तो महात्मा गांधी द्वारा 6 मार्च 1930 को दांडी यात्रा, इसी को दांडी मार्च बोलते हैं। तो दांडी मार्च में एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। और महात्मा गांधी ये जो थे 12 मार्च को 1930 ईस्वी को अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया था और 24 दिनों की 241 मील यानी कि 384 किलोमीटर की यात्रा कर साबरमती से दांडी पहुंचे थे और वहां नवसारी गुजरात राज्य में 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून को भंग किया था। नेक्स्ट है ये 20 नंबर में। 20 नंबर बोला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कौन सा घटना सबसे पहले हुआ था। तो 20 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए गांधी इरविन समझौता।
ये जो समझौता हुआ था ये 5 मार्च 1931 को हुआ था और भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन जो हुआ था वो 26 से 29 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था और पूना समझौता जो हुआ था वो 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। आप लोग कॉपी पेन अगर रखे होंगे तो नोट कर लीजिएगा मेरी आवाज को सुन करके। नेक्स्ट आइए 21 नंबर में। 21 नंबर बोल रहा है आजाद हिंद का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित था। तो 21 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, रंगून में। आजाद हिंद फौज का कार्यालय रंगून में स्थित था और फरवरी मार्च 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह ने की थी। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में। 22 बोल रहा है 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ हुआ था। तो 22 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तत्कालीन मलाया। ठीक है, तो देखिए 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का गठन सिंगापुर में किया गया था। उस समय सिंगापुर ब्रिटिश मलाया का अंग था, इसलिए विकल्प में दोनों स्थान का नाम होने पर ब्रिटिश मलय होगा। अगर तत्कालीन रहता है तो वहां पे ब्रिटिश मलय सही आंसर होता लेकिन यहाँ तत्कालीन मलाया भी नाम है तो ये भी सही है। 23 नंबर में आइए, बोरा कैबिनेट मिशन का निम्नलिखित में से कौन सदस्य सम्मिलित नहीं थे। तो 23 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका सही आंसर इसमें ऑप्शन डी, पीसी अलेक्जेंडर। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा 2 अप्रैल 1946 को भारत सचिव पैथिक लॉरेंस के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन को दिल्ली भेजा गया और कैबिनेट मिशन में 2 अन्य सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स जो अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। ठीक है, इस मिशन में प्रांतों का अ, ब और स 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था। कैबिनेट मिशन के मुख्य प्रस्ताव थे कि प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, मुस्लिम लीग की पाकिस्तानी की मांग की अस्वीकृति और संविधान निर्माण का अधिकार। ये सब इसमें 3 प्रस्ताव थे। तो यहाँ पे पीसी अलेक्जेंडर जो है वो नहीं थे, एवी इसके जगह पे एवी अलेक्जेंडर थे। नेक्स्ट आइए 24 में, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ता की। तो 24 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई, अब्दुल कलाम आजाद 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इसी क्रम में क्रिप्स मिशन और वेवेल दोनों से उनकी वार्ता हुई। तो यहाँ पे अब्दुल कलाम आजाद होगा, तो जो कोई ऑप्शन में नहीं है तो पिक में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 25 नंबर में, संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ। तो इसका कहाँ पहला अधिवेशन हुआ, तो ऑप्शन ए कब हुआ, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को और इसके अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा को। वहीं पे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक दिल्ली में हुई जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा और संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। नेक्स्ट आइए 26 नंबर में। 26 बोल रहा है कर्नाट वंश के शासकों ने बिहार के किस क्षेत्र में शासन किया। तो 26 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिथिला तिरहुत में। कर्नाट वंश के शासकों ने मिथिला या तिरहुत के क्षेत्र में शासन किया। इस वंश के संस्थापक नन्य देव थे। कर्नाटक शासकों की राजधानी सिमरावगढ़ थी और इस वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। नेक्स्ट आइए 27 नंबर में। 27 बोल रहा है बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था। तो 27 का इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक अकबर था। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा 1580 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट है 28 नंबर में। 28 बोल रहा है कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में किसने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी। तो 28 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांसीसियों ने बिहार में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी, पटना में। देखिए यहाँ पे एक चीज नोट कर लीजिएगा कि यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से फ्रांसीसी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित नहीं की थी, जबकि अंग्रेजों ने 1664 ईस्वी में
पटना के गुलजार बाग में फैक्ट्री स्थापित की, जिसके प्रधान जॉब चर्नाक बने थे। वहीं डच या हॉलैंड या इसे नीदरलैंड कहा जाता है, डच ने फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में, जो कि बीपीएससी में 65वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डच, जो हॉलैंड या नीदरलैंड कहा जाता है, ने पटना में अपनी फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी में की थी। और अभी जो वर्तमान में है डच फैक्ट्री का स्थान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत फैक्ट्री है। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में, बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किया गया। तो यहाँ पे 29 का देखिए, 29 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अली गौहर के द्वारा। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध अली गौहर ने किया। इसने पटना का घेरा 1760 ईस्वी में 1760 ईस्वी में डाला था। बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेज जो है वो रॉल्फ फिच था। 1587 ईस्वी में ये बिहार आया था। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में, 30 बोरा जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व के समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो 30 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, अमर सिंह के नेतृत्व में, जो कि कुंवर सिंह के भाई हैं। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में, 31 बोरा बिहार के राजगीर परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था। तो 31 का यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा। 1857 ईस्वी की क्रांति में हैदर अली खान ने स्वयं को राजगीर परगना का राजा घोषित किया था। तो इसमें हैदर अली खान कहीं नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 32 में, 32 बोरा वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो 32 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है ये 33 नंबर में, 33 नंबर बोल रहा है भागलपुर में अनुशीलन समिति के नेता कौन थे। तो 33 का यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी, मोर जादूनाथ सरकार। अनुशीलन समिति का नेता भागलपुर में मोर जादूनाथ सरकार थे और ढाका में रेवती नाग थे। जबकि सचिंद्र नाथ सन्याल ने 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किए थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर में आइए 34 में, 34 नंबर बोल रहा है महात्मा गांधी का पहली बार चंपारण आगमन कब हुआ था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 10 अप्रैल 1917 ईस्वी को चंपारण में ये आए थे राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर, और ये पटना मुजफ्फरपुर होते हुए चंपारण पहुंचे थे। और राजकुमार शुक्ल कहाँ के निवासी थे। तो राजकुमार शुक्ल का जो गांव था वो मुरली भरावा गांव के निवासी थे। तो राजकुमार शुक्ल जो थे वो 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गए थे, जहां पे उन्होंने गांधी जी से मिलकर रिक्वेस्ट की थी कि वो चंपारण में नील खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा देखें और उनके लाभ के लिए कुछ उपाय करें। तो उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके महात्मा गांधी ने 10 अप्रैल 1917 को चंपारण में विजिट किया था। नेक्स्ट है ये आपका 35 नंबर क्वेश्चन में, 35 बोरा अगस्त 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो 35 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, सैयद इमाम की अध्यक्षता में। और इस अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था। इस अधिवेशन में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर विचार विमर्श हुआ और सैयद हसन इमाम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल जो था वो इंग्लैंड भेजने का निर्णय लिया गया था। जबकि 1918 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 33वां अधिवेशन दिल्ली में पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में, 36 बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। तो 36 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, ये जो है वो अनुच्छेद 92 में कहा गया है। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में, 37 बोल रहा है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। तो 37 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होता है। इसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 76 में किया गया है। और अनुच्छेद 165 के तहत
राज्य के महान महाधिवक्ता होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए 38 नंबर में। 38 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पंचायत से संबंधित प्रावधान लागू नहीं होता है। तो 38 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। तो अनुच्छेद 243 एम के अनुसार भाग 9 पंचायत से संबंधित प्रावधान राज्यों और क्षेत्रों में लागू नहीं होता है। तो इसमें कौन कौन से शामिल हो जाते हैं। तो मेघालय, मिजोरम और मणिपुर नागालैंड होगा। ठीक है। और मणिपुर में क्या होता है कि मणिपुर में राज्य के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जहां जिला परिषद ये विद्यमान है। तो इसमें मणिपुर में भी हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से पंचायती राज के अंतर्गत इसमें प्रावधान लागू नहीं होते हैं। तो इसमें से ई हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट है 39 नंबर में। 39 बोरा प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो केसी नियोगी थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में। 40 नंबर बोल रहा है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को कौन हटा सकता है। तो 40 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। तो यहाँ पे हटा सकता पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 41 नंबर में। 41 नंबर बोल रहा है भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है। तो 41 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान सभा के द्वारा। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित है कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था। तो संविधान सभा के द्वारा ग्रहण किया गया था। 42 नंबर में आइए। 42 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर प्रथम पैरा में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द तथा छठे पैरा में अखंडता शब्द जोड़ा गया है। तो ये प्रस्तावना इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत उसमें जोड़ा गया था। 43 नंबर में आइए। 43 बोल रहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। तो 43 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है और इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 32 के तहत उपबंधित किया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का। और इसी को आर्टिकल 32 को ही अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। नेक्स्ट आइए 44 नंबर में। 44 बोल रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है। तो 44 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 343। नेक्स्ट आइए 45 नंबर में। 45 बोल रहा है प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है। तो 45 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 महीना। नेक्स्ट आइए 46 में। 46 बोल रहा भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था। तो 46 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी वस्तुतः औद्योगिकरण और मशीनीकरण के विरोधी थे। वे कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का समर्थन करते थे, साथ में ग्राम को अर्थव्यवस्था का आधारभूत इकाई मानते थे। नेक्स्ट आइए 47 नंबर में। 47 नंबर बोल रहा है कि बहुयामी निर्धनता सूचकांक में क्या सम्मिलित नहीं है। तो 47 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें गरीबी जो है ये सम्मिलित नहीं है। इसमें आपका जो सम्मिलित है वो है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। नेक्स्ट आइए 48 नंबर में। 48 नंबर बोल रहा है वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। तो 48 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सामान्य स्थिति की बेरोजगारी। नेक्स्ट आइए 49 नंबर में।
49 बोरा जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो 49 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, मैरिस डी मॉरिस के द्वारा। मैरिस डी मॉरिस द्वारा जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक विकसित किया गया था। इन्होंने जीवन प्रत्याशा, जीवन मृत्यु दर तथा साक्षरता तीनों को मिलाकर जीवन भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का निर्माण किया था। नेक्स्ट है ये 50 नंबर में 50 बोरा है महारत्न योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 50 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2009 में। और महारत्न योजना की शुरुआत वर्ष 2009 में हुई थी और इसका उद्देश्य जो था वो बड़े आकार के नवरत्न उपकरणों के प्रबंधन को अधिक स्वायत्ता सौंपना, जिससे उपकरणों के संचालन हेतु घरेलू बाजार के साथ साथ वैश्विक बाजार में भी अधिक स्वायत्ता प्राप्त हो सके। और वर्तमान में जो है वो 10 महारत्न कंपनियां हैं। 51 में आइए, 51 में आइए, 51 नंबर बोल रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष शुरू हुआ? तो 51 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 52 में। 52 बोरा भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास बोर्ड इरडाई का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय हैदराबाद में है और यह जो है ये उपभोक्ता के हितों को सुनिश्चित करने के लिए बीमा कंपनियों का निरीक्षण करता है। इसका गठन जो हुआ था वो मल्होत्रा समिति की सिफारिशों के आधार पर 19 अप्रैल 2000 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट है ये 53 में। 53 बोरा केंद्र द्वारा जारी आर्थिक पैकेज के तीसरे फेज की घोषणा में बिहार में उत्पादित किस वस्तु की ब्रांडिंग द क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है? तो 53 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, मखाना को। इसका उत्पादन मुख्यतः जो जिला है वो दरभंगा और मधुबनी है। 54 नंबर में आइए। 54 बोरा ब्रिटेन आधारित सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च के अनुसार भारत किस वर्ष तक विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगी? तो 54 के यहाँ पे है ऑप्शन बी, वर्ष 2026 तक। नेक्स्ट आइए 55 में। 55 में बोल रहा है कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 के सर्वोच्च स्थान पर कौन सा राज्य सर्वोच्च स्थान पर रहा? तो 55 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट आइए 56 में। बोला निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई कहा जाता है? तो 56 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी को। नेक्स्ट आइए 57 नंबर में। 57 बोल रहा है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े के रूप में मौजूद रहती है? तो 57 के यहाँ पे हो जाएगा अधिवृक्क। अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो मानव शरीर में जोड़े के रूप में होती है। नेक्स्ट आइए 58 में। 58 बोल रहा है कि कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाले क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 58 का यहाँ पे देख लेते हैं। तो 58 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सुक्रोज। कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है उसे यहाँ पे ये सुक्रोज नहीं होगा, सुक्रालोज है। ठीक है, तो यहाँ पे सुक्रालोज इसको कहते हैं। सुक्रोज एक अलग चीज हो गया। ठीक है, सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज वो एक दूसरा चीज हो गया। 59 आइए। 59 जो है निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो 59 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक एंटीबायोटिक नहीं है बल्कि यह एक हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन एक स्तनपायी संबंधी हार्मोन है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में तंत्रिका संबंधित प्रेषित का कार्य करता है। इसे लव हार्मोन या खुशी हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट है ये 60 नंबर में। 60 नंबर बोल रहा है हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है। तो 60 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 से 180 दिन। और यह एक लीवर का एक गंभीर संक्रमण है जिसके लिए एक टीके द्वारा आसानी से इसे रोका जा सकता है और यह रोग आमतौर पर संक्रमित शारीरिक द्रवों के संपर्क में आने से फैलता है। नेक्स्ट है ये 61 नंबर में। निःश्वसन का समय डायफ्राम हो जाता है।
तो 61 के यहाँ पे है ऑप्शन बी गुंबदाकार। निःश्वसन के समय डायफ्राम गुंबदाकार हो जाता है। 62 नंबर में आइए। 62 नंबर पर निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? तो 62 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। और इसके अलावा अन्य गैस वातावरण में प्रदूषक जो माना जाता है वो है अमोनिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट आइए 63 नंबर में। 63 बोल रहा है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो 63 का यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा स्कर्वी। और विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत होता है वो है संतरा, अनानास, लाल मिर्च, टमाटर, स्ट्रॉबेरी इत्यादि। नेक्स्ट आइए 64 में ऑडियो मीटर से क्या मापते हैं? तो ये तो पता होगा, 64 का हो जाएगा ऑप्शन बी ध्वनि की तीव्रता। नेक्स्ट आइए 65 में। 65 बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो 65 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में। नेक्स्ट आइए 66 नंबर में। यदि बल को न्यूटन में और दूरी को मीटर में प्रदर्शित किया जाए तो किए हुए कार्य को प्रदर्शित किया जाएगा। तो 66 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए जूल में, क्योंकि कार्य का फिर एसआई मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट आइए 67 में। निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? ठीक है, तो 67 का ऑप्शन डी हो जाएगा कैडमियम। ये जो है ये रेडियोधर्मी तत्व यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं है, जबकि रेडियम, यूरेनियम और थोरियम ये सब रेडियोधर्मी तत्व है। जबकि कैडमियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक CD होता है और इसका परमाणु संख्या 48 है। नेक्स्ट आइए 68 में। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है तब जब, तो यहाँ पे 68 का सही हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी तीनों तथ्य एक साथ मौजूद हो, यानी कि नाड़ी की गति बंद हो गई हो, हृदय गति रुक गई हो, आंख की पुतलियां स्थिर एवं फैल गई हो, तब उसको डॉक्टरी या मेडिकली मृत्यु घोषित किया जाता है। नेक्स्ट आइए 69 में। 69 बोला निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है? तो 69 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस के द्वारा। नेक्स्ट आइए 70 नंबर में। 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है संघनन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाष्प का द्रव में परिवर्तन, यानी कि इसको कंडेंसेशन भी बोलते हैं। 71 नंबर में आइए पित्तल का मिश्र धातु क्या क्या होता है? तो 41 के यहाँ पे डी हो जाएगा जस्ता और तांबा। नेक्स्ट आइए 72 नंबर में लोहा का विशुद्धतम रूप, तो 72 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी पिटवा लोहा होता है। 73 नंबर आइए इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो 73 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी लाल का विशुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। सॉरी, यहाँ पे 73 क्वेश्चन है, सॉरी एक मिनट, हाँ 72 से आते हैं फिर से। लोहा का विशुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो लोहे का विशुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 73 में। 73 बोरा इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो 73 का हो जाएगा ऑप्शन सी लाल होता है, और सबसे अंदर जो होता है वो बैगनी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ये 74 नंबर में फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी और निचले बिंदु के मध्य कितना का अंतराल होता है? तो फ़ारेनहाइट में हो जाएगा इसका 74 का ऑप्शन बी। तो इसका मिनिमम जो हिमांक होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसका मैक्सिमम जो भाप बिंदु होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 212 माइनस 32 कर देंगे तो 180 इसका अंतर आता है। नेक्स्ट है ये 75 में। 75 बोल रहा है कि प्रस्रव्य ध्वनि का आवृत्ति क्या होता है? तो प्रस्रव्य जो ध्वनि का है उसकी आवृत्ति जो होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। और मनुष्य इसे जो है इसे नहीं सुन सकता है, जबकि कुछ जो जानवर है वही प्रस्रव्य तरंग को सुन सकता है, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि हो सकते हैं। नेक्स्ट है 76 नंबर में रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? तो 76 के यहाँ पर सही हो जाएगा, और 76 का ऑप्शन
यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन डी हो जाएगा, लेड का बना होता है। ठीक है, तो रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र शीशे या लेड के बने होते हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए 77 नंबर में, बोरा सिरके में होता है, तो 77 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सीट्रिक अम्ल। और इसी को हम 77 का यहाँ पे सिरके में, सॉरी यहाँ पे एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, 77 का यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा एसिटिक अम्ल, CH3COOH। नेक्स्ट आइए 78 में, बोरा हैवर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है, तो 78 का हो जाएगा ए अमोनिया के उत्पादन हेतु। नेक्स्ट है 79 में, 79 बोलता है ब्रह्मगंड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। यहाँ ब्रह्मांड होगा। ठीक है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो 79 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। 80 नंबर में आइए, 80 बोल रहा है पाइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो ये हो जाएगा शैवाल का। नेक्स्ट आइए 81 नंबर में, नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का क्या नाम है, तो 81 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी हम्बोल्ट धारा। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा, यहां पे भी थोड़ा सा आप लोग को सुधार करना होगा। ठीक है, 81 का जो सही आंसर होगा इसमें वो हो जाएगा आपका, इसमें नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा वेनेजुएला धारा है। ठीक है, और प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा हम्बोल्ट धारा है, और हिंद महासागर की गर्म और स्थायी जलधारा जो है वो अगुल्हास की जलधारा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर सी होगा। 82 में ये रूस का सेंट पीटर्सबर्ग शहर किसके तट पर स्थित है, तो 82 का यहाँ पे सही हो जाएगा। ये तो बाल्टिक सागर है, तो यहाँ पे देख लेते हैं 82 का ऑप्शन डी हो जाएगा सही, बाल्टिक सागर। नेक्स्ट आइए 83 में आइए, 83 बोला निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मदिरा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट मैं इसको पूरा पढ़ के बता देता हूँ बुक से। तो देखिए यहाँ पे जो 83 का बोल रहा है क्वेश्चन, वो है निम्नलिखित में से कौन सा अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का प्रदेश नहीं है। ठीक है, तो इसका जो 83 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी ससेज, इसको ससेन बोलते हैं। ठीक है, तो ससेन जो है वो अंगूरी मदिरा पैदा करने वाला फ्रांस का प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट है 84 में, 84 बोल रहा है इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है, तो 84 का इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय हो जाएगा कुर्द। वहाँ पे कुर्द और सुन्नी मुस्लिम में युद्ध चल रहा है, और दोनों में कुछ राजनीतिक विवाद भी है, और सांख्यिकी जो उनका है भौगोलिक रूप से जनसंख्या है उसके अनुसार भी उनमें कुछ विवाद है, तो यहाँ पे इसका अल्पसंख्यक समुदाय कुर्द हो जाएगा। नेक्स्ट है 85 नंबर में, ब्राजील के पठार के घास के मैदानों को कहते हैं, तो 85 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कंपोस। ब्राजील के पठार के पास घास के मैदान को कंपोस कहते हैं, अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं, अमेरिका और कनाडा में प्रेयरी कहते हैं। ठीक है, एशिया यूक्रेन रूस चीन की मंचूरिया प्रदेश जो है वो स्टेपी कहलाते हैं, अफ्रीका में सवाना, वेनेजुएला कोलंबिया में लानोस कहा जाता है। नेक्स्ट है 86 में, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है, तो 86 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई, भारत में गुरला मांधता पर्वत शिखर स्थित नहीं है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, और फिर देखते हैं, बल्कि पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तरी पश्चिमी सीमा के निकट ये गुरला मांधता स्थित है। इसी प्रकार नामचा बारवा पर्वत चोटी भी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिण पूर्वी तट में अवस्थित है, अतः गुरला मांधता और नामचा बरवा ये दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है, तो यहाँ पे नामचा बरवा ए और बी बोथ हो जाएगा, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन ई इसका सही है। नेक्स्ट है 87 में, 87 बोरा कर्णपुरा कोयला क्षेत्र किस घाटी में स्थित है, तो 87 का इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर घाटी। तो कर्णपुरा कहाँ पे है,
तो ये झारखंड में स्थित है। तो किस घाटी में? तो ये दामोदर घाटी में स्थित है। वहीं पे सिंगरौली जो है ये मध्य प्रदेश में है, और तलचल जो है उड़ीसा में है, सिंगरनी तेलंगाना में भी एक है। तो नाम में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। 88 में आइए, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम हो जाती है। तो कौन सा इसका पैटर्न है? तो 88 का इसमें बी हो जाएगा। पश्चिम से पूरब की ओर जो है वो वर्षा की मात्रा होने वाली क्रमशः कम होते जाती है। नेक्स्ट आइए 89 में। 89 बोरा निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग से में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह होता है? तो 89 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, लूनी नदी में। और लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर के निकट अरावली श्रृंखला में स्थित नागा पहाड़ी से होता है, और आरंभ में इसे ही सागरमती के नाम से जाना जाता है, तथा पुष्कर झील से निकलने वाली इसकी सहायक नदी सरस्वती के इसमें मिलने के बाद यह लूनी नदी कहलाती है। और लूनी नदी के पानी का उद्गम स्थान से लेकर बालतोरा जो कि बाड़मेर में है तक मीठा होता है, लेकिन उसके बाद पानी खारा हो जाता है। नेक्स्ट आइए 90 नंबर में। 90 नंबर बोल रहा है मोरी बंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो 90 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाल डेल्टा का एक यह उप विभाग है। 91 नंबर में आइए। 91 नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो 91 का इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, नीला हरा शैवाल। नील हरी शैवाल जलीय पौधे का एक ऐसा समूह है जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है, और यह एक कोशिकीय जीवाणु है। नील हरी शैवाल प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा ग्रहण करके वायुमंडलीय नाइट्रोजन की भूमि में स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट आइए 92 में। धुआं जिसको स्मोक कहते हैं आवश्यक रूप से वायुमंडल में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है। तो 92 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन तथा सल्फर ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट आइए 93 में। भारत में नगरीकरण में सर्वाधिक दशकीय प्रतिशत वृद्धि देखी गई है। तो 93 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, 1971 से 81 के बीच में। नेक्स्ट आइए 94 नंबर में। 94 बोल रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो 94 का इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, गोवा में। नेक्स्ट है ये 95 नंबर में। 95 बोल रहा है भारत का न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो 95 का इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लगभग 10% नगरीय जनसंख्या तथा लगभग 90% ग्रामीण जनसंख्या है। 96 नंबर में यह क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का क्रम क्या है? तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 12। नेक्स्ट है ये 97 नंबर में। 97 नंबर बोल रहा है विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो 97 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, कैमूर और रोहतास के क्षेत्र में। नेक्स्ट है ये 98 नंबर में। 98 बोल रहा है निम्न में से कौन सी नदी सारण जिले में बिहार में प्रवेश करती है? तो 98 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, सरयू नदी। सरयू नदी का उद्गम स्रोत हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित नेपाल का पंपा नामक स्थान है। सरयू नदी बिहार के सारण जिला में बिहार में प्रवेश करती है। नेक्स्ट आइए 99 नंबर में। 99 बोल रहा है कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 99 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 425 किलोमीटर। और गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगोत्री के पास गोमुख है। भगीरथी के नाम से निकलने वाली गंगा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को पार कर चौसा बक्सर में बिहार में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है ये 100 नंबर में। 100 बोरा गोगाबिल पश्चिम बिहार के किस जिला में स्थित है? तो 100 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, कटिहार में। और ये बिहार का प्रथम है जिसे सामुदायिक रिजर्व के रूप में इसे गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य को इसे घोषित किया गया है। और इस पक्षी विहार के रूप में इसे जो है 1990 में इसे मान्यता प्रदान की गई थी। और ये धनुषाकार का झील है।
नेक्स्ट है ये 101 में। 101 नंबर बोल रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 101 का ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 28। ठीक है। नेक्स्ट है ये 102 में। 102 बोल रहा है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं? तो 102 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं अनुसूची में। और 6ठी अनुसूची में इसके तहत असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है ये 103 में, 2018-19 में स्थिर मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर क्या थी? तो 103 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 10.53, जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ आपका 2019-20 का क्वेश्चन है, तो इसका मैं केवल आंसर बताते जाऊंगा। ठीक है, 5-10 क्वेश्चन होंगे, देख लेते हैं। ठीक है, 5-10 नहीं, 2-4 क्वेश्चन इसके हैं। तो 104 में बोल रहा है कि 2018-19 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में हिस्सा बिहार राज्य में कितना है 2018-19 में? तो 104 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 59%। तो कैसे? तो देखिए, राज्यगत बोल रहा है मूल्यवर्धन में हिस्सा बिहार राज्य में कितना है। तो सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में वर्ष 2018-19 में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों का हिस्सा 21.3%, क्रमशः 19.7% और 59% था। नेक्स्ट है ये वर्ष यहाँ पे 19-20 होगा। 105 में आइए, बोल रहा है वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.68%। 106 आइए, इंपॉर्टेंट है, 15वें वित्त आयोग के अनुसार वर्ष 2020-21 में बिहार का हिस्सा कितना है? तो 106 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, 10.06%। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए कुल वितरणीय संसाधन कोष में बिहार का जो हिस्सा है वो 10.06% निर्धारित किया है। 107 में आइए, 107 बोल रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संबंधी प्रावधान किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन 107 का यहाँ पे है ना, तो 107 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉरी 334। तो संविधान के अनुच्छेद 334 द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है 108 में बोल रहा सूचना के अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो 108 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ष 2005 ईस्वी में। और इसमें जो है वो जम्मू कश्मीर उस समय राज्य था, उसको छोड़ करके बाकी सभी प्रदेशों में लागू किया गया था। नेक्स्ट आइए 109 में। 109 बोल रहा निम्नलिखित में से कौन सा देश गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो 109 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्राजील। ब्राजील गन्ना के उत्पादन में सर्वोच्च स्थान पर है। कहवा के उत्पादन में भी ब्राजील जो है वो सर्वोच्च स्थान पर है। नेक्स्ट आइए 110 में। 110 बोल रहा है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम संघ आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? तो 110 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जमालपुर से। और इसके प्रमुख नेता थे अब्दुल बारी, एहसन हल्दर, बी चक्रवर्ती। अब कुछ 10 क्वेश्चन मैथ्स हैं, उसको देख लेते हैं। इसमें केवल आपको हम आंसर बताते चले जाएंगे और इसका जो सोल्यूशन है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इस मैथ्स का 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन सेंड कर दूंगा। तो इसका केवल आप लोग आंसर देख लीजिए और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। 111 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 37। 112 में आ जाइए। 112 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 वर्ष। नेक्स्ट आइए 113 में। 113 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 40,000।
नेक्स्ट आइए 114 में। 114 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 32। 32 महिलाएं। नेक्स्ट आइए 115 में। 115 का जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि इसका जो होगा सही आंसर वो हो जाएगा 40 सेकेंड। नेक्स्ट आइए 116 में। 116 बुरा एक इसका जो आंसर सही हो जाएगा 116, आप लोग स्टॉप करके इसका देख लीजिएगा मैथ्स और सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। इसका उत्तर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 250 रुपए। 117 में आइए। 117 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, 117 देख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 31 सेंटीमीटर। 31 नहीं होगा, इसमें आप लोग देख लीजिएगा एक बार, इसमें 90 सेंटीमीटर होगा। नहीं सॉरी, आयात की यहाँ पे लंबाई बोल रहा है। ठीक है, तो आयात की लंबाई इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 31 सेंटीमीटर। परिमाप अगर पूछेगा तब इसमें देख लीजिएगा आप लोग 90 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्यूशन मैं वैसे सेंड कर लूँगा। तो ये इसका लंबाई पूछ रहा है, तो 31 सेंटीमीटर ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 118 में। 118 का इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 49%। नेक्स्ट आइए 119 में। 119 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 और 5। नेक्स्ट आइए 120 नंबर में। 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2265.21 रुपया। नेक्स्ट आइए 121 में। 121 बोरा चंद्रिका प्रसाद चांद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए थे? तो 121 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरीनाम के। नेक्स्ट आइए 122 में। 122 बोल रहा है आइनाम बेम बेम देवी किस खेल से संबंधित है? तो 122 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी फुटबॉल से। भारतीय महिला फुटबॉलर ओइनाम बेम बेम देवी पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 23 नंबर में बोरा 29वां जीडी बिरला पुरस्कार 2019 किस व्यक्ति को दिया गया? तो 123 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूपक मलिक को। ठीक है, नेक्स्ट है ये 124। 124 बोला निम्नलिखित में से कौन जीवन पर्यंत श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 विजेता एथलेटिक्स से संबंधित है? तो 124 का इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पुरुषोत्तम राय। नेक्स्ट आइए 125 में। बोला किस राज्य में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो यह भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड के लंका नामक स्थान पर। नेक्स्ट आइए 126 नंबर में। 126 बोरा निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा पायर ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो 126 का ये हो जाएगा ऑप्शन बी मणिपुर में। और मणिपुर में नोनी के निकट इजाई नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे पायर ब्रिज का निर्माण किया गया है और यह भारतीय रेलवे के द्वारा किया गया है। 127 में आइए अरुणोदय योजना किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो 127 का ये हो जाएगा ऑप्शन डी असम में। और अरुणोदय योजना असम राज्य में लगभग 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आरंभ किया जाएगा। नेक्स्ट आइए 128 में। 128 बोरा देश का पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री वर्तमान में शिक्षा मंत्री कहलाते हैं, जो उस समय तत्कालीन रमेश पोखरियाल थे, निशंक थे, उनके द्वारा आंध्र प्रदेश में ये शुरू किया गया है। और एक चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है वो शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट आइए 129 में। 129 बोला निम्नलिखित में से किस राज्य में ऑपरेशन वनीला चलाया गया? तो 129 का होगा ऑप्शन सी मेडागास्कर। मेडागास्कर में मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन वनीला का शुभारंभ किया गया था और यह ऑपरेशन चक्रवात डायने द्वारा मचाई गई तबाही से मेडागास्कर के प्रभावित लोगों की सहायता हेतु शुरू किया गया था। नेक्स्ट आइए
130 में बोल रहा है वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 किस देश में आयोजित हुआ? तो 130 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया था। नेक्स्ट आइए 131 में 131 बोल रहा है 7वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो 131 का इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में। नेक्स्ट आइए 132 में बोल रहा है 5वां साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो 132 का इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा में। 5वां साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020 का आयोजन पणजी, गोवा में आयोजित हुआ। नेक्स्ट आइए 133 नंबर में 133 बोल रहा भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के केंद्रीय बैंक को $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय सुविधा हेतु समझौता किया है? तो 133 का हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका से। नेक्स्ट आइए 134 में अमेरिकी राज्य डेलावेयर ने भारत के किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो 134 का होगा ऑप्शन ए, गुजरात। अमेरिकी राज्य डेलावेयर और गुजरात गांधीनगर में पहली बार सिस्टर स्टेट हेतु समझौता हुआ है। नेक्स्ट आइए 135 में 135 बोल रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा दिल्ली के किशनगंज से किस राज्य के लिए पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन आरंभ किया गया? तो दिल्ली के किशनगंज से किस राज्य के लिए? तो 135 का हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा के लिए। भारतीय रेलवे द्वारा दिल्ली के किशनगंज और त्रिपुरा के जरानिया के मध्य पहली बार व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन प्रारंभ किया। नेक्स्ट आइए 136 नंबर में बोल रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के 3 हवाई अड्डों जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम को सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत पट्टे पर दिए जाने हेतु मंजूरी दी है और यह हवाई अड्डा किस कंपनी को मिली है? तो 136 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अडानी ग्रुप को। नेक्स्ट आइए 137 में निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे को अपनी सेना की जनरल रैंक की मानद उपाधि प्रदान किया है? तो 137 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल ने। नेक्स्ट आइए 138 में 138 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस शब्द का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा वर्ष 2019 का ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द नामित किया गया? तो 138 का ये हो जाएगा ऑप्शन सी, संविधान। नेक्स्ट आइए 139 में निम्नलिखित में से किस राज्य में भुवन पंचायत V3.0 वेब पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये 139 का इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में। नेक्स्ट आइए 140 में 140 बोला निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहोनु ज्वालामुखी स्थित है? तो 140 का यहाँ पे हो जाएगा सी, हवाई स्थित पहोनु ज्वालामुखी घोषित किया गया है। इससे पूर्व इसके पास स्थित जो था वो माउना लोआ का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना गया था, लेकिन अब जो है वो पहोनु ज्वालामुखी ये भी हवाई में स्थित है। 141 नंबर में आइए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल को कोलकाता के 4 प्रमुख धरोहर भवन में राष्ट्र को नहीं समर्पित किया गया है? तो 141 का हो जाएगा ऑप्शन ए, राइटर्स बिल्डिंग में। 141 का प्रधानमंत्री द्वारा कोलकाता के 4 प्रमुख धरोहर भवन राष्ट्र को समर्पित किया गया है और इन 4 प्रमुख धरोहर भवनों में ओल्ड करेंसी बिल्डिंग, बेल्वेडियर हाउस, मेटकॉफ हाउस और विक्टोरिया मेमोरियल हाउस शामिल है, जिसमें राइटर्स बिल्डिंग को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट आइए 142 में 142 बोला विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 142 का हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल भारतीय रेलवे द्वारा जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर निर्मित किया गया है और यह जो है कटरा बनिहाल खंड में निर्माणाधीन पुल चिनाब नदी के तल के 359 मीटर ऊंचा होगा। नेक्स्ट आइए 143 में है कि निम्नलिखित में से किस देश को भारत के साथ जोड़ने के लिए फेनी पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो 143 का हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। भारत में सब रूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ने वाला 1.8 किलोमीटर लंबी फेनी पुल दिसंबर 2020 तक तैयार होने की संभावना है और जिसका हाल ही में उद्घाटन भी किया गया है।
और 129 करोड़ की लागत से यह बनने वाला फेनी पुल से चटगांव और कोलकाता बंदरगाह के बीच माल ढुलाई अब आसान हो जाएगी। नेक्स्ट आइए 144 में, निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री ने संसद में भाषण के दौरान 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 144 का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। नेक्स्ट आई 145 में, बोल रहा है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 का आयोजन किस शहर में होगा? तो 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की 2021 की बात कर रही है, तो यहाँ पे 145 कर रहा है, तो इसमें 145 का यहाँ पे ए हो जाएगा, टोक्यो। देखिए 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2021 का जो स्थल है वो टोक्यो जापान है। वहीं 33वां 2024 का जो है वो पेरिस है, और 34वां जो 2028 में होगा उसका लॉस एंजलिस अमेरिका में है। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा कि शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में का जो स्थल है वो बीजिंग चीन है। नेक्स्ट आइए 146 नंबर में, बोल रहा है बिहार के किस जिला में आईआईटी मुंबई के सहयोग से रोबोटिक्स लैब की स्थापना की जाएगी? तो 146 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, भागलपुर। नेक्स्ट आइए 147 में, बोल रहा है कि बिहार के किस जिला में एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो 147 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दरभंगा। बिहार के दरभंगा जिला में एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जहां से नवंबर 2020 से विमान सेवा आरंभ होगी। नेक्स्ट आइए 148 में, बोल रहा है कि पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किस जिला के सिविल कोर्ट में बाल मित्र न्यायालय का उद्घाटन किया है? ठीक है। तो इसका 148 का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेगूसराय। नेक्स्ट आइए 149 में, हाल ही में फिनलैंड के राजदूत बनाए गए रवीश कुमार बिहार के किस जिला के मूल निवासी हैं? तो 149 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, भागलपुर। और ये रवीश कुमार आप लोग एनडीटीवी वाले रवीश कुमार मत समझ लीजिएगा। और इस टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन 150 नंबर, बिहार के किस जिला में देश का सबसे लंबा रेलवे पुल का निर्माण किया जाएगा? तो 150 के यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई। क्यों? क्योंकि भागलपुर जिला के विक्रमशिला कटारिया के बीच इसका निर्माण किया जाएगा, और इसका निर्माण वर्ष 2021 में इसका निर्माण किया जाएगा। और इसका जो है लंबाई जो है वो 24 किलोमीटर होगा, और इसकी लागत जो है लगभग 2000 करोड़ रुपए लागत इसमें आएगी। तो इसका जो सही आंसर भागलपुर होता, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से करके ये दूसरा टेस्ट सीरीज हमारा कंप्लीट हो चुका है, और आप लोग इसे जरूर शेयर करें ताकि जो भी 67 बीपीएससी और सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे इस टेस्ट सीरीज से अधिक लाभ उठा सकते हैं। और इसी तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में भी 67 बीपीएससी में भी आता है और बहुत इससे मैच करता है। तो आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कंटिन्यू से जुड़ जाएं, और जो सब्सक्राइबर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें, और ये पक्का उनका सिलेक्शन होगा अगर अभी से वो 67 बीपीएससी और सीडीपीओ की तैयारी करने में लग जाते हैं तो। और इसका जितना भी पीडीएफ है वो सारा कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर देता हूँ, जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है confusion9.2.11। और इसका जो भी प्रीवियस टेस्ट सीरीज और जो हो चुका है उसका सारे का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।